हे दोस्तों, चलो एक गेम खेलते हैं। अभी मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके आंसर्स अगर आप लोग करेक्टली दे देते हो तो आप लोग वो गेम जीत जाओगे। इनफैक्ट आप कमेंट करके बताना, और सबको ये मानना ही पड़ेगा कि आप 0.1% लोगों में आते हो जो अपने ब्रेन का सबसे बेस्ट तरीके से यूज कर रहा है और जो इनक्रेडिबली स्मार्ट है। ठीक है, बट अगर आप मेरी तरह आंसर नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप लोग के लिए भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। बट पहले आते चलो क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। आप लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जानते ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 2 साल पहले 2021 में 30 अप्रैल को आप क्या कर रहे थे? इसको और सिंपल बनाना है तो लास्ट ईयर 30 अप्रैल को आप क्या कर रहे थे बताओ। और थर्ड सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। ठीक है, 5,68,943 मल्टीप्लाई बाय 96 क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस रुक जाओ, क्या आपने आंसर दे दिया? चलो अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझते हैं। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, वो अपनी स्कूल में जरा भी ग्रेट नहीं थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन क्विट कर दिया था एट द एज ऑफ 15। फिर उन्होंने एक बहुत ही प्रेस्टीज स्विस फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम दी, बट वो उसमें भी फेल हो गए थे। सो अगर आपका पहला आंसर था नहीं, तो कांग्रेट्स, आप सही हो। दूसरे का आंसर आई थिंक मैक्सिमम लोग नहीं दे पाएंगे, बट हाँ, शायद से किसी का कोई बर्थडे होगा या कोई स्पेशल ओकेजन हुआ होगा तो शायद आपको याद रहेगा। बट इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक ब्रिटिश स्टूडेंट है ऑरिलियन, जो 20 साल के हैं, और उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, इनफैक्ट 2 साल पुरानी बात भी नहीं, जब उनसे 2009 की बात पूछी गई कि 2009 के 30 अप्रैल को क्या हुआ था, तो उनको स्पेसिफिकली याद था कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये चीज एक ब्लेसिंग है या कर्स है, ये तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। बट अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी नॉर्मली किसी को भी देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट आपको पता है एक इंडियन है, नीलकंठ भानुप्रकाश, और कई ऐसे मैथमेटिशियन होते हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर जिन्हें बोलते हैं, वो इसका आंसर विद इन सेकंड दे देते हैं। सो अगर आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका कमेंट पिन करने की कोशिश करूंगा। बट अगर आप मेरी तरह इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाए हो तो हाँ, एक बुरी बात तो यही है कि हम लोग इनक्रेडिबली स्मार्ट नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी जो भी लेवल पे है उससे एक लेवल, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से अपने ब्रेन पावर का यूज करना सीख सकते हैं। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं डॉक्टर जॉन मेडिना, जिन्होंने बुक लिखी है ब्रेन रूल्स। उस बुक से ही मैं आपको 9 रूल्स ऐसे बताने वाला हूँ। अगर हम लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम भी अपने ब्रेन का पावर बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से याद रखने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या इन जनरल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट का यूज करते हुए, जो है हमारा दिमाग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन। क्या आपको पता है आज से 1000 साल पहले जब हम स्टोन एज से इवॉल्व हो रहे थे, तब इस पूरे स्टेज में हमारे पास 3 अलग अलग ब्रेन्स थे? क्या कुछ भी? जी आपने सही सुना। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो लेयर्स में है, जिसमें से पहला लेयर है हमारा लिजर्ड ब्रेन वाला, जो हमारा सबसे पहला ब्रेन था, जिसकी हेल्प से हम लोग ब्रीदिंग और जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है ना, वो कर पाते थे बस। फिर आया हमारा सेकंड ब्रेन, जो है हमारा कैट ब्रेन। ये ब्रेन में हमारा एमिगडेला डेवलप हुआ। आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बताया ना, एमिगडेला का जो फंक्शन होता है वो फाइट और फ्लाइट या फ्रीज का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सर पे गन रख दे तो आप 3 में से कोई एक चीज करोगे, या तो आप उस इंसान से लड़ने लग जाओगे, या तो आप वहां से भागने की कोशिश करोगे, या तो आप फ्रीज हो जाओगे डर के। अब ये चीज हम कैसे कर पाते हैं? वेल, एमिगडेला की हेल्प से ये चीज कर पाते हैं, और ये वाली चीज कई सारे जानवर भी कर पाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तब हुई जब हमारा थर्ड लेयर डेवलप हुआ ब्रेन का, जिसमें आता है हमारा कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने की एबिलिटी, थॉट्स को प्रोसेस करने की एबिलिटी, और ये सारी चीजों में वो हेल्प करता है। जैसे एमिगडेला हमारे इमोशंस और ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, कॉन्शियसनेस, ऐसी कई सारी चीज़ों में वो हमें हेल्प करता है, जिसकी बेसिस से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर पाते हैं, जो कई बार दूसरे एनिमल्स उस लेवल तक नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। और वो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाना, अपनी फीलिंग शेयर कर पाना, और कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाना। जैसे ये फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 100 कुत्तों को एक जगह पे रख दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और कुछ भी वर्थवाइल नहीं निकल पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 100 इंसानों को रख दो और उन 100 में से कोई एक इंसान भी अपने ब्रेन पावर का अच्छे से यूज़ कर पाएगा, समझदारी से काम कर पाएगा, तो 99 को अपने साथ लेके ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है जिसके दूसरे जानवर सपने भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पहला रूल यही है कि ये जो कम्युनिकेशन कर पाने की एबिलिटी है, लोगों के साथ मिलकर काम कर पाने की एबिलिटी है, उसका यूज करना ही समझदारी है। सेकंड रूल, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। 1979 में एंडी मेल्सॉफ ने साइकोलॉजी के पूरे वर्ल्ड को रॉक करके रख दिया था, आप बोल सकते हो, सिर्फ अपनी टंग बाहर निकाल के, वो भी एक इन्फेंट के सामने। वैसे देखो बात ये है ना, एंडी जो थे ना, उनका सन था जो बस 32 मिनट पहले ही पैदा हुआ था। एंडी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश थे कि उनका बच्चा हुआ था,
और लेकिन जब वो अपने बच्चे को मिलने गए तो पता नहीं क्यों उन्होंने बस ऐसे ही अपनी टंग जबान बाहर निकाल दी, थोड़ा सा वो चिढ़ाने लग गया अपने बच्चे को। और बस उनका जो बच्चा था 23 मिनट का नोआ, उसने कुछ सेकंड बाद ही सेम चीज़ करना स्टार्ट कर दी, मतलब अपनी जबान को निकालना ना। अगर आप ये चीज़ को बस थोड़ा रुक के सोचोगे तो ये बहुत क्रेजी है कि यार एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो कैसे अपने आसपास की चीज़ को देख के इतना जल्दी सीख जाता है कि उसे क्या करना है। और इसके बाद क्या था, जब भी एंडी जबान निकाल के उसको देखते थे तो वो भी अपनी छोटी सी चिन्नू सी मिन्नू सी जबान निकाल के खेलता था अपने डैड के साथ। अगेन ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखो, हम जो इंसान है ना, हम लोग नेचुरल सर्कमस्टेंसेस और अपनी सराउंडिंग से बहुत जल्दी सीखते हैं और उसके हिसाब से अडेप्ट करते हैं। इसलिए आप देखना, लोग ठंडी से ठंडी जगह पे वहाँ पे भी अडेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग गर्म से गर्म जगह पे भी अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग पानी की जगह पे अडेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग जंगल के बीच में रह के भी अडेप्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट रूल यही है कि हमारा ब्रेन का अगर आपको फुल पोटेंशियल में यूज़ करना है तो एक्सप्लोरर्स बनो, अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग जगह से सीखो। यह आपके ब्रेन को डेवलप होने में, उसकी फुल पोटेंशियल पर काम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड आता है रिपीट टू रिमेंबर। किम पिक जो थे 11 दिसंबर 1951 में एक एकदम रेयर डिजीज के साथ पैदा हुए थे। वो 4 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाते थे। उन्हें अपने शर्ट के बटन, शूज़ की लेस बांधने में दिक्कत आती थी और बेसिकली सारे मोटर स्किल्स, भागना, साइकिल चलाना, ये सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर्स ने उन्हें एबनॉर्मल कंसिडर कर लिया था, पर उनके डैड ने वो सारी नेगेटिविटी को हटा के उनकी जो एक पॉजिटिविटी थी, एक स्किल थी, उसको नोटिस किया। स्किल ये थी कि वो बच्चा जो भी बुक पढ़ता था ना, वो बुक पढ़ने के बाद उसे भूलता नहीं था। और एक खास बात की मार्केटिंग उनका डैडी करने लग गए, जिसकी वजह से ही एक मूवी के जो स्क्रीन राइटर थे उन्होंने इस बच्चे की याद कर पाने की एबिलिटी को टेस्ट करना स्टार्ट किया। उसने उस बच्चे से घर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और किम ने सबका सटीक आंसर दिया, जिससे वो स्क्रीन राइटर बहुत इंप्रेस हुआ। और गेस व्हाट, इसके बाद ही उस स्क्रीन राइटर ने इस बच्चे के ऊपर मूवी बनाने की सोची। मूवी का नाम है रेन मैन, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला ना। जब किम से ये पूछा गया ना कि तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे अच्छे से याद रख पाते हो, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, जो चीज़ आप भी कर सकते हो कोई भी चीज़ को अच्छे से याद रखने के लिए, वो है रेपिटेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कोई भी चीज़ जो आप याद रखना चाहते हो उसे कुछ इंटरवल्स पे बार बार याद करने की कोशिश करो। इससे आपके ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई हैवी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन है जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखना है। फोर्थ रूल, एक्सरसाइज टू बूस्ट ब्रेन पावर। जिम और फ्रैंक दोनों ही एक बुजुर्ग इंसान थे, दोनों ही अपने 80s में थे, लेकिन दोनों ही बहुत अलग जिंदगी जी रहे थे। जिम व्हीलचेयर में बैठ के पूरा दिन बस वॉल्स को घूरते रहते थे, चीज़ें भूलते जाते थे और कभी कभी इतने सैड हो जाते थे कि वो बस अकेले में रोते रहते थे। इन शॉर्ट, वो बस मरने का इंतजार कर रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो फ्रैंक नाम के इंसान थे, वो भी अपनी 80s में थे, लेकिन वो एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे थे। इनफैक्ट उनके अंदर एनर्जी भी बहुत थी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रैंक जो थे ना, वो एक सिंपल चीज़ करते थे जो आजकल बहुत लोग करते हैं, जो है वर्कआउट करना। लेकिन यार सच में वर्कआउट से इतना फर्क पड़ता है? देखो, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो हम ह्यूमंस है ना, बहुत ज़्यादा चलते थे। हम इवॉल्व ही हुए हैं चलने के लिए। पुराने ज़माने के लोग 19-19 किलोमीटर चला करते थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा चलते थे। लेकिन हाँ, ये तो पुराने ज़माने की बात हुई। बट आज के ज़माने पे भी अगर आप रोज़ 30 मिनट के लिए भी वॉक करते हो या कोई एरोबिक एक्टिविटी करते हो, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो ये सारी एक्टिविटी आपके हार्ट को ट्रेन करती है और लॉन्ग रन में ये डायरेक्टली आपके मेमोरी पावर और क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। बिकॉज देखो, जब भी आपका हार्ट रेट फास्ट होता है ना, तब ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे उसे ग्लूकोज मिलता है और ब्रेन के कई सारे टॉक्सिक सेल्स भी होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज भी ज़रूर करो। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जो है स्ट्रेस्ड ब्रेन डजंट लर्न द सेम वे। इमेजिन करो आपको ऑफिस में एक डेडलाइन मिली है कि कोई आपको प्रेजेंटेशन 3 दिन में ख़त्म करनी है। अब आपको पता है कि यार ये थोड़ा मुश्किल काम है। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स शायद होगा कि यार शिट, इतना मुश्किल काम कैसे हो पाएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा। बट कई बार ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है ना, वो साइकोलॉजिकल मोटिवेटर भी होता है, जिसकी हेल्प से आप 3 दिन में वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट भी कर लोगे, जो कि गुड थिंग है। बट यही चीज़ अगर लॉन्ग टर्म में होने लग जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस आप 6 महीने से ले रहे हो, वो स्ट्रेस आपको कॉन्स्टेंटली पिंच करता रहता है, तो ये चीज़ ज़रा भी आपके लिए अच्छी नहीं है। UCLA के साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप ऑफ फैक्टर्स के ऊपर रिसर्च करी। ग्रुप 1 को कहा कि आपको ना आपकी लाइफ के सारी सैड मेमोरीज और जो डरावनी मेमोरीज थी उसको याद करना है, उसको सोचना है और फिर एक्टिंग की जो लाइन्स आपको मिलेगी उसे याद करना है। जबकि दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपकी लाइफ की जो भी हैप्पी मेमोरीज थी ना, अच्छी यादें हैं, उन्हें पहले याद करो और उसके बाद जो आपको एक्टिंग की लाइन मिली है ना, उसे सीखो। नाउ रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप के ब्लड को मॉनिटर करा, उनके इम्यून सिस्टम और कॉम्पिटेंसी भी चेक करी, जिससे ये सामने आया कि ग्रुप नंबर जो 2 था ना, जो अच्छी मेमोरीज को याद करके लाइन्स याद करने की कोशिश कर रहा था, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। लेमैन टर्म्स में आप बोल सकते हो उनके बॉडी में हैप्पी सेल्स थे। जबकि ग्रुप 1 जो था ना,
जो सैड मेमोरी कर रहा था उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही थी, उनके बॉडी सेल्स भी वीक हो रहे थे। इसीलिए याद रखो, किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस मत लो। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेना अवॉइड करो। अब ये कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके वो देख सकते हो। इनफैक्ट वो वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो है ऑफ ऑल टाइम, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। वो वीडियो आप जरूर जाके देखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल में, जो है स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। अच्छा, अगर मैं आपको पॉपकॉर्न स्मेल करवाऊँ तो आपको कौन सी जगह की याद आएगी? बहुत ज़्यादा चांस है आपको मूवी थिएटर याद आएगा, राइट? बिकॉज शायद आपने वहाँ पे पॉपकॉर्न खाया था। वहीं पे अगर मैं जानवरों की जो स्मेल होती है, उनकी पॉटी की या वो जगह की, खेती की, तो आपको कहाँ की याद आएगी? आपको आपकी विलेज की याद आएगी, गाँव की याद आएगी, राइट? बट कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं ना, वो हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर प्रो टिप यही है कि जब भी आपको है ना कोई चीज़ को अच्छे से याद करनी है तो अपने सेंसेस को ट्रिगर करो। जितने आपके अलग अलग सेंस ट्रिगर होंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप उन चीज़ों को याद कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हो, कोई केमिकल के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ने के बजाय उसे देखने की कोशिश करो कि वो दिखता कैसे है, वो स्मेल कैसे करता है। अगर वो सेफ है तो उसका फील लेने की भी कोशिश करो, उसको टच करने की कोशिश करो। मतलब बेसिकली अपने सेंसेस को ट्रिगर करो। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने कहीं तो पढ़ी हुई थी कि जब लोग है ना कोई चीज़ याद करते हैं च्युइंगम खाते हुए, और फिर वही च्युइंगम को जब वो लोग एग्जाम में खाते हुए एग्जाम लिखते हैं, तो वो चीज़ उन्हें सेम आंसर्स को याद कराने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर यहाँ पे उनके टेस्ट, स्मेल और वो इमोशंस, वो कनेक्टिविटी देके याद करवाती है। तो ऐसे ही आप जितना हो सकता है उतना स्टिमुलेट करने की कोशिश करो अपने सेंसेस को। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है, विजन ट्रायम्फ्स ऑल अदर सेंसेस। देखो, वैसे तो सारे सेंसेस काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इनमें से जो सबसे पावरफुल है वो है आपका विजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दोस्त है, वो आपको आके बताता है कि यार मेरे साथ ना मैंने ना एक एक्सीडेंट हुआ और वो मैंने देख लिया, और वो आपको डिस्क्राइब करके बताता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, और वो आपको ऐसे ही फटाफट बताता है कि एक्सीडेंट कुछ तो हुआ ना। ये बात आप 6-7 महीने में भूल जाओगे। बट इमेजिन करो, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही आपको एक एक्सीडेंट दिख जाए, वो भी बहुत भयंकर वाला, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा चांस है ना कि वो चीज़ जो आपने देखी है वो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगी। और मेरे साथ कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी है। मैंने भी एक बच्चे की डेड बॉडी देख ली थी अपने घर के पास ही, जो आज भी मेरे आंखों के सामने आता है। बिकॉज विजुअल्स जो होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल सेंस है। इसलिए विजुअली भी जब भी आप कोई चीज़ें याद कर रहे हो या किसी चीज़ को आप चाहते हो कि वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए, तो उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को भी ज़रूर देखा करो। कोई टॉपिक सिर्फ पढ़ने के बजाय उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोज़ है तो वो देख लो। जितना विजुअल इनपुट होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट 8th रूल है, ब्रेन इज नेवर बिल्ट फॉर मल्टीटास्किंग। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर है ना लिंडियन नादास्वराम नाम का एक बच्चा था, जिसका AR रहमान खुद इंटरव्यू ले रहे थे, बात कर रहे थे उससे। अब लिंडियन के बारे में जिससे नहीं पता उसे बता दूं, लिंडियन एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत यंग एज से, जिसने 2 साल की एज से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर दिए थे, और 8 साल की एज में उसने खुद से पियानो पूरा सीख डाला। इनफैक्ट आपको पता है 2019 में CBS टैलेंट शो था एक, वर्ल्ड्स बेस्ट नाम का, जिसमें पूरी दुनिया भर से अलग अलग टैलेंटेड लोग आए थे। उसके अंदर लिंडियन गया था और वहाँ पे उसने फर्स्ट प्राइज जीता, जहाँ पे उसे $1 मिलियन भी मिले। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ही मेड आवर कंट्री प्राउड। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिंडियन ने करी है। अब वापिस आते हैं AR रहमान वाली बात पे। जब AR रहमान जी ने उनसे पूछा लिंडियन से कि यार क्या तुम प्लेस्टेशन खेलते हो, तो लिंडियन का आंसर था, व्हाट, प्लेस्टेशन, वो क्या होता है? बेसिकली वो बच्चे को प्लेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं था। और AR रहमान ने तब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम आज इतने सक्सेसफुल हो गए हो इतने यंग एज में, बिकॉज तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आजकल मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, 10 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो किसी एक चीज़ पे अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन देता है। और ये बात एकदम ट्रू है। आप नोटिस करना, अगर आप अपने ब्रेन का बेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप 100 चीज़ें करने के बजाय 1, 2 या मैक्सिमम 3 चीज़ें करने की कोशिश करो। और सिर्फ एक चीज़ पे जितना फोकस रहेगा उतना अच्छा आप रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रेन का यूज़ करके। लास्ट पॉइंट आता है 9th, स्लीप वेल, थिंक वेल। आपको पता है नासा की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पायलट्स अगर एक 26 मिनट्स का नैप भी ले लेते हैं ना, तो उनकी जो अलर्टनेस होती है वो 54% से ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जबकि उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस होती है वो 34% से ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो, सर्केडियन रिदम जो होता है ना, उसके हिसाब से भी हमें दोपहर में नैप्स लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर के टाइम पे हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स की फाइट हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो जब हम नैप्स ले लेते हैं ना, तो ये चीज़ हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम देता है। अच्छा, सो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छी चीज़ में ये कर सकते हो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो और दोपहर में थोड़े नैप्स ले लिया करो, आफ्टरनून नैप्स। ये चीज़ भी आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, पावरफुल बनने में हेल्प करेगी।
अब जैसे कि मैंने आपको सेकंड लास्ट पॉइंट में बताया था कि फोकस कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आजकल हम लोग जी रहे हैं इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में। तो इसे डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में आप फोकस के साथ कैसे काम कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। आई बटन डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख लो, ताकि आप फुल फोकस के साथ काम करना सीख सको और लिंक्डइन की तरह ही बड़े बड़ी चीज़ें अचीव कर सको अपनी ज़िंदगी में। तो चलो मिलते हैं उन वीडियोज़ में।